सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स यानी एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नेहरू खानदान के 2 सबसे पावरफुल नेता फंस गए हैं। गुरुग्राम जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा की भी नए सिरे से जांच शुरू हो गई है। ईडी ने 8 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। ईडी ने अगले दिन फिर उनको बुलाया है। ईडी ने एक ही दिन में 2 एक्शन लिए। टारगेट पर पूरा नेहरू गांधी खानदान आ गया। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है। राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी हैं और रॉबर्ट वाड्रा की सबसे बड़ी पहचान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के पति की है। सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा पर मुकदमे पुराने हैं, लेकिन ईडी ने पहली बार चार्जशीट दाखिल की है। बीजेपी को गांधी परिवार पर अटैक का नया हथियार मिल गया है। अब तक बीजेपी कहती थी कि नेताजी बेल पर हैं, अब बीजेपी कह रही है कि नेताजी चार्जशीटेड हैं। ये मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी, अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित ये तीनों अखबार इस कदर घाटे में कैसे चले गए कि वो बंद हो गए। कांग्रेस सरकारों ने उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया, बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सपोर्ट नहीं किया। अगर केवल कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल के अंदर चुटकी बजाते हुए पूरा हो जाता। तो कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन, ये उर्दू में कौमी आवाज को भी आपको ग्राहक नहीं मिल रहे थे। लगाव उसकी संपत्ति से था, ना कि उसकी भावना से। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर हो रही जांच की चार्जशीट में सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का भी नाम है, लेकिन फोकस सोनिया गांधी और राहुल पर ही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड और एजेएल की जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ईडी ने 661 करोड़ की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है और किराएदारों से ईडी के खाते में किराया जमा कराने को कहा है। सोनिया और राहुल जिस केस में चार्जशीटेड हुए हैं, उस केस को डिटेल में समझने से पहले इसकी टाइमलाइन को जानना जरूरी है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल बनाया। 1938 में एजेएल ने 3 अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। नेहरू ने नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज निकाले। 1960 में एजेएल की आर्थिक हालत खराब होने लगी। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को बिना ब्याज वाला लोन दिया। 2008 से 10 के बीच कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को फिर आर्थिक मदद दी। 2010 में कांग्रेस का एजेएल पर 90 करोड़ 21 लाख का कर्ज हो गया। इसी साल सोनिया और राहुल ने मिलकर यंग इंडियन लिमिटेड YIL नाम की कंपनी बनाई। कांग्रेस ने YIL कंपनी को रिकवरी का अधिकार दिया। लोन रिकवरी के बहाने यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी AJL की मालिक बन गई। 2010 में कांग्रेस की सरकार थी। एजेएल के अधिग्रहण पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लेंट कर दी। स्वामी का आरोप था कि दिल्ली के हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को साजिश रचकर केवल 50 लाख रुपए में खरीद लिया।
स्वामी ने इसके लिए सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी क्रिमिनल केस चलाने की मांग की। 2014 में मोदी सरकार बनी तो जांच में तेजी आई। जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया और राहुल समेत 6 लोगों को समन भेजा। अगस्त 2024 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। 2015 से 2020 तक मामले की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। जून 2022 में ईडी ने पूछताछ शुरू की तो गांधी परिवार ईडी के सामने पेश हुआ। राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई। जुलाई 2022 में सोनिया गांधी से 3 दिनों में 12 घंटे पूछताछ हुई। 12 अप्रैल 2025 को ईडी ने संपत्तियों को कब्जे में लेने का नोटिस निकाला। नेशनल हेराल्ड और एजेएल के किराएदारों को ईडी के खाते में किराया जमा कराने को कहा गया। 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की। ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज़ हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से, नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। कांग्रेस कहती है कि अखबार नेहरू ने निकाला, कांग्रेस ने उसको बचा कर रखा। यंग इंडियन लिमिटेड बनाकर पुरानी संपत्तियों को रीस्ट्रक्चर किया गया। इसमें अपराध कहां से हो गया? मगर एक सवाल का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, वो ये कि यंग इंडियन नाम की कंपनी का मालिक गांधी परिवार क्यों है? YIL के 38% शेयर राहुल गांधी के नाम हैं, YIL के 38% शेयर सोनिया गांधी के नाम हैं और YIL के 24% शेयर कांग्रेसी नेताओं और एक पत्रकार के नाम हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को लोन दिया तो एक प्राइवेट कंपनी ने उस लोन के एवज में सारी संपत्ति अपने नाम कैसे करा ली? चाहे कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। चलो आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं। ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं हूँ। ईडी के दस्तावेजों में कुल 988 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र है। चार्जशीट में भी 988 करोड़ ही लिखा हुआ है। आज मार्केट रेट पर उन संपत्तियों की कीमत इससे भी ज्यादा है। नेशनल हेराल्ड का यह घोटाला कैसे हुआ, इसका एक फ्लो चार्ट समझिए। एजेएल ने 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया। एजेएल की करोड़ों की संपत्ति हड़पने का प्लान बना। 23 नवंबर 2010 को यंग इंडियन बनाया गया। एजेएल, यंग इंडियन और एआईसीसी में एक ही ग्रुप के लोग रखे गए। 90 करोड़ 21 लाख का लोन सिर्फ 50 लाख में यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। यंग इंडियन ने एजेएल को 90 करोड़ 20 लाख का लोन चुकाने के लिए कहा। लोन चुकाने के बदले इक्विटी कन्वर्जन का विकल्प दिया गया। एजेएल ने यंग इंडियन को 9 करोड़ 2 लाख 10 हजार शेयर जारी किए। इस तरह यंग इंडियन के पास एजेएल के 99% शेयर आ गए। एजेएल के बाकी शेयर होल्डर्स के पास केवल 1% शेयर रह गया। खास बात यह है कि एजेएल, यंग इंडियन और एआईसीसी में ये सारे फैसले एक ही ग्रुप के लोग कर रहे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों संगठनों में शामिल थे। इस तरह एजेएल की 99% संपत्ति सोनिया और राहुल के कब्जे में आ गई। हम आपको नेशनल हेराल्ड की वो संपत्तियां दिखाते हैं जिन पर विवाद है और जिनको ईडी ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है।
मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में एजेएल यानी नेशनल हेराल्ड की ऑफिस बिल्डिंग 9 मंजिल की है। इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हर फ्लोर का मंथली किराया ही 15 से 20 लाख रुपए है। मुंबई में कांग्रेस की AR अंतुले सरकार ने यहां बच्चों के हॉस्टल की जमीन एजेएल को दे दी थी। यहां से नेशनल हेराल्ड का ऑफिस नहीं चलता, ना ही यहां से अखबार छपता है। मुंबई के एजेएल ऑफिस के ऊपर का 2 फ्लोर जिंदल स्टील वर्क्स ने किराए पर लिया है। इस वक्त हमें मुंबई के बांद्रा स्थित एजेएल हाउस के बाहर इसी बहुमंजिला इमारत के 7वें, 8वें और 9वें फ्लोर की जो संपत्ति है वो एजेएल की है। और इस वक्त फिलहाल जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड नाम की कंपनी इन तीनों फ्लोर को रेंट पर लिए हुए है। ईडी ने अब इस कंपनी को नोटिस जारी कर कहा है कि इसके आगे जो महीने का किराया होता है वो ईडी को जमा किया जाए। पूरा मामला, ये जो पूरा घोटाला है, साल 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद सामने आया। स्वामी ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महज 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ के इस एजेएल की संपत्ति को हड़प लिया। और इसी शिकायत के बाद ईडी ने जांच शुरू की। ईडी के जांच के दौरान कई सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, कई सारे ऐसे दस्तावेज सामने आए जिसके जरिए ईडी दावा कर रही है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के जरिए करीब 988 करोड़ रुपए जो है उसकी कमाई की गई। दिल्ली का नेशनल हेराल्ड हाउस दिल्ली के प्राइम लोकेशन बहादुर शाह जफर मार्ग पर बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर के अलावा इसकी 4 मंजिलें और हैं। आज के मार्केट रेट से इस प्रॉपर्टी की कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस और TCS का ऑफिस चलता है, जिससे हर महीने 87 लाख रुपए किराया आता है। लखनऊ के कैसरबाग में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है। यहां से भी अखबार नहीं निकलता। बिल्डिंग खंडहर हो रही है, लेकिन जमीन की कीमत करोड़ों में है। कैसरबाग के इसी ऑफिस से नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया था। 70 के दशक में यहां 5 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई थी। कई एकड़ में फैली 2 प्रॉपर्टी में से एक का नाम था नेहरू भवन और दूसरे का नाम था नेहरू मंजिल। अखबार का दफ्तर पीछे शिफ्ट करके आगे के हिस्से में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई ताकि किराए से कमाई हो सके। यहीं पीछे के हिस्से में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल चलता है। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल को राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। भोपाल वाले नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में तो गजब हो गया। बीडीए ने 1981 में जो जमीन कांग्रेस को 1 रुपए स्क्वायर फीट के रेट पर 30 साल के लिए लीज पर दी थी, उस जमीन पर लीज खत्म होने से चंद दिन पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया और दुकानें बेच दी गई। सोनिया और राहुल इस बारे में बुरे फंसे हैं। राहुल के पास इसका एक ही जवाब है, मोदी को तानाशाह बता दो, मोदी को डिक्टेटर बता दो, मैं डरूंगा नहीं, इसका ऐलान कर दो।